नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। अपन पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें अपन ने देखा था कि रक्त परिसंचरण तंत्र 3 अंगों से मिलकर बना रहता है, जिनमें प्रमुख थे। एक तो था ब्लड मतलब रक्त जो हमारे शरीर में बहने का पूरे शरीर में बहता रहता है। दूसरा आता है इसका भाग ब्लड वेसल्स में अपन ने रक्त वाहिकाएं, जो ऐसी वेसल्स जो रक्त को ले जाने का काम करती है, रक्त वाहिकाएं। और तीसरा महत्वपूर्ण ऑर्गन है हृदय, जो एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन है। प्रेशर के द्वारा हमारे पूरे शरीर के कोने कोने तक ब्लड को पहुंचाने का कार्य कर रहा था। हृदय, दिल या हृदय भी बोलते हैं इसको। जिसमें अपन पढ़ रहे थे मानव रक्त या ब्लड के बारे में, जिसको अपन ने रक्त कह दो, रुधिर कह दो, एक ही बात है। इसमें अपन ने देखा था कि यह लाल कलर का होता है, जिसमें अपन ने जाना था कि रक्त भी एक कोलोइडल मिश्रण है, जो दो इसमें कुछ तो पार्ट सॉलिड वाला भाग रहता है, सॉलिड पार्ट रहता है ठोस अवस्था में, और कुछ रहता है तरल अवस्था में। ओवरऑल तो यह तरल भाग है, लेकिन कुछ मात्रा में, जैसे चाय में अपन चीनी भी डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं, तो वो क्या है, सॉलिड। इसी प्रकार यह भी एक कोलोइडल मिश्रण है। इसमें कुछ पार्ट ठोस के रूप में भी रहता है। जिसमें अपन ने तरल वाले भाग में क्या पढ़ा था, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया था। और यह इसका पूरे ब्लड का 55% तक भाग रहता है। इसके बारे में देख लिया था, इसका निर्माण देख लिया था, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, उनके बारे में देख लिए थे। अब आती है अपने पास ब्लड के सॉलिड वाले भाग की। यह सॉलिड वाला भाग कुल ब्लड के 45% तक होता है। और इसमें अपन देखेंगे कि 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको अपन ने फर्स्ट होती है आरबीसी या रेड ब्लड सेल, मतलब लाल रक्त कणिकाएं भी बोल देते हैं, सेल भी बोल देते हैं, एक ही बात है। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी आती है इसमें अपने डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा प्लेटलेट्स मतलब बिंबाणु। तो इन 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये नाम आपने पहले भी सुन रखे होंगे। अगर मान लो कभी आपने डॉक्टर के वहाँ गए, डॉक्टर ने आपके लिए एक जांच लिखी होगी, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। उनमें ये सब चीज़ें लिखी रहती है। इनकी वहाँ पर मतलब सीबीसी में इनकी ही जांचें होती हैं, और इनके बारे में, इनकी मात्रा क्या कितनी रहनी चाहिए अपने शरीर में, इनके बारे में अपन देखेंगे। और देख लेते हैं इसका आरबीसी। इनके अन्य नाम भी होते हैं। आरबीसी को अपन इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ये भी सीबीसी में लिखा रहता है। इसका दोस्त डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। तो कभी कभी इनकी जगह ये नाम भी आ जाते हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये थे सॉलिड वाला पार्ट, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं आ गई। जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। तो स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। तो अपने पास सबसे पहले आते हैं रेड ब्लड सेल, मतलब लाल रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, एक ही बात है। इनका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट नाम आए तो जब भी आप समझ लेना आरबीसी की बात हो रही है। आरबीसी की खोज एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किया। यह नाम आपको कुछ सुना सा भी लग रहा होगा, क्योंकि जब आपने कोशिका चैप्टर पढ़ा, कोशिका पढ़ी थी, जिसमें अपन ने लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज के बारे में बात की थी, वह भी इन्होंने ही की थी। यह छोटी इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, जिनकी सहायता से ये सब काम कर रहे थे। इस वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, मतलब सूक्ष्म विज्ञान का जनक बोलते हैं।
तो ये क्वेश्चन भी कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। सूक्ष्म विज्ञान का जनक। अगली बात आती है अपने पास, इनका निर्माण बोन मेरो अस्थि मज्जा के अंदर ही होता है। वह भ्रूण के समय जब बच्चा माँ के भ्रूण के अंदर हो तो आरबीसी का निर्माण या तो यकृत या प्लिया स्प्लीन के अंदर होगा। स्प्लीन हमारे अमाशय के साइड में एक तिल्ली नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको प्लिया स्प्लीन बोलते हैं। और जिस प्रक्रिया के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है उस पूरी प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। एरिथ्रोपोइसिस नाम से भी चल रहा है एरिथ्रोसाइट्स, तो प्रक्रिया का नाम भी क्या आ गया, एरिथ्रोपोइसिस। और इनका जीवन काल 120 दिन तक रहता है, या 120 दिन तक जीवित रहता है। वह यकृत या प्लिया के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं, स्प्लीन को, प्लिया को। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। वह इनका संग्रहण भी यहीं पर ही होता है, यकृत में या तो फिर प्लिया में। इस वजह से ग्रेवयार्ड भी प्लिया को बोल रहे हैं। और इसका ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, बैंक ऑफ आरबीसी भी प्लिया स्प्लीन को ही बोल रहे हैं, क्योंकि इनका आरबीसी का संग्रहण भी यही हो रहा है, रक्त कोष ऑफ आरबीसी। तो ये थी दोनों, इसी को ही बोलते हैं। और देख लेते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इस वजह से आरबीसी को अपन ब्रेनलेस सेल भी कहते हैं। ब्रेनलेस सेल मतलब दिमाग रहित कोशिका, क्योंकि अपन जानते हैं कि न्यूक्लियस केंद्रक हम पूरी कोशिका का नियंत्रण करने का कार्य कर रहा है, तो दिमाग रहित कोशिका भी बोलते हैं। वह इसमें कुछ अपवाद भी है कि मतलब आप देखोगे कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है और के आरबीसी में नहीं पाया जाता, केवल कैमल और एक और जीव आ जाता है लामा, इन दोनों के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। वह आरबीसी केंद्रक रहित तो है और इनमें कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं, कांग भी नहीं उपस्थित होते। और इनके आकार की बात कर लेते हैं। इनका आकार होता है बाइकॉन्केव या द्विअवतलाकार, मतलब कुछ इस प्रकार से मान लो ये अपनी आरबीसी है, तो कुछ ये आकार होता है इनका, मतलब कोई पतली सतह है और उनको दोनों तरफ से ऊपर से दबा दिया गया है, जिस प्रकार से ऐसे आकार का निर्माण होता है द्विअवतलाकार। इसके कार्य देख लेते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और CO2 को परिसंचरण करना, मतलब अपन जानते हैं कि आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यह क्या करता है, जैसे ही अपन श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो यह ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है और प्रत्येक सेल तक हमें ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन तो ले रहा है और बदले में क्या ले लेता है हमारी कोशिका से, CO2। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण का कार्य कर रहा है। और देख लेते हैं इनकी संख्या, देख लेते हैं। 1 ml ब्लड में आरबीसी की संख्या 1 मिलियन तक होती है, मतलब 1 मिलियन को अपन बोलते हैं 10 लाख तक। तो 1 ml ब्लड में 10 लाख तक आरबीसी की संख्या होती है। वैसे प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होते हैं 1 ml ब्लड में। और वैसे WBC 8 से 10,000 तक होते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 1 ml ब्लड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है। सबसे ज़्यादा संख्या होती है अपने पास आरबीसी की, फिर उसके बाद में प्लेटलेट्स और फिर WBC की। और इनकी मात्रा देख लेते हैं। मेल और फीमेल मतलब नर व मादा में थोड़ी मात्रा में अंतर आ जाता है। क्या अंतर आता है,
एक तो मेल में इनकी संख्या होती है 4.5 मिलियन, मतलब 45 लाख से 55 लाख के बीच में, और जबकि फीमेल में थोड़ी कम होती, 40 लाख से 50 लाख के बीच में, 4 से 5 मिलियन के बीच में। तो ये थी अपने पास आरबीसी। और देख लेते हैं, ये तो इनकी संख्या की बात हो गई। कभी कभी आकार का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आकार भी देख लेते हैं। आकार में अपन देखेंगे कि सबसे बड़ी WBC होती है, WBC सबसे बड़ी आकार में होती। फिर उसके बाद आती है RBC, रेड ब्लड कोशिका। फिर उसके बाद आती है प्लेटिलेट्स। तो ये थी अपने पास पूरी RBC। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बात करते हैं WBC। तो अपन देखते हैं हम WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, या इनका दूसरा नाम क्या आ गया अपने पास, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट नाम आए तो अपन को याद रखना है कि WBC की बात हो रही है। इनका निर्माण देख लेते हैं। पित्त अस्थि मज्जा मतलब येलो बोन मेरो, वही बोन मेरो के अंदर येलो कलर का रहता है ये बोन मेरो अपनी बड़ी हड्डियों में स्पंजी जालीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। और इनका आकार कोई एक प्रकार से निश्चित नहीं होता, मतलब एक फिक्स शेप नहीं होते। आरबीसी में तो अपन ने देख लिया कि बाइकोनकेंद्रीय अवतलाकार है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा अमीबा कभी तो ये साइज रहता है, कभी साइज चेंज होती रहती है अमीबा की। उसी प्रकार इनकी कोई फिक्स आकार नहीं होता, साइज नहीं होती। इस वजह से अपन लिख सकते हैं ये अनिश्चित या इरेगुलर आकार। इनकी खोज WBC की खोज किसने करी, दो वैज्ञानिक हुए, एक तो एंड्रल और एडिसन, इन दोनों ने मिलकर WBC की खोज करी। और देख लेते हैं इनके अन्य नाम, अदर नेम। इनके अन्य नाम है, एक तो यह लड़ाकू कोशिका, मतलब जब अपन देखेंगे कि इनके क्या कार्य, तो ये मान लो हमारे शरीर को इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का कार्य करती। मतलब मान लो हमारे शरीर में कोई बाहरी आक्रमणकारी आ गया, मतलब बाहरी आक्रमणकारी मतलब कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उनसे यह लड़ने का कार्य करेगी। इस वजह से इनको बोलते हैं लड़ाकू कोशिका। भक्षक कोशिका, जो पैथोजन हमारे शरीर के अंदर आ जाए वह उनको नष्ट करने का मतलब उनको खाने का कार्य करेंगे WBC। इस वजह से भक्षक कोशिका फेगोसाइटिक सेल भी बोलते हैं। और देख लेते हैं रक्षक कोशिका भी बोलते हैं, उनसे लड़ाई हमारे शरीर की रक्षा करेगी, इस वजह से रक्षक सेल बोलते थे, बॉडीगार्ड सेल। और देख लेते हैं सोल्जर सेल मतलब सैनिक कोशिका। तो कभी कभी इनके ये नाम भी आ जाते हैं, तो ये भी बात भी याद रखना आप। और देख लेते हैं अब WBC के प्रकार। WBC दो प्रकार की होती है, जिनमें आती है अपने पास ग्रेनुलोसाइट्स या कणिकाकाय। दूसरी प्रकार की आती है अपने पास एक ग्रेनुलोसाइट मतलब कणिकाकाय। मतलब ये कोशिका की उपस्थिति के कारण ये नाम दिए गए हैं, मतलब इनमें एक से ज़्यादा कोशिका पाई जाती है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं ग्रेनुलोसाइट में। जबकि एक ग्रेनुलोसाइट में केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। तो इस वजह से इनको दो भागों में बांटा गया है। और उनमें भी देख लेते हैं अपन, ग्रेनुलोसाइट कणिकाकाय भी तीन भागों में बटा हुआ है। पहला तो है अपने पास न्यूट्रोफिल्स, दूसरा आता है अपने पास इओसिनोफिल्स, व तीसरा आता है बेसोफिल्स। मतलब ये तीनों कणिकाकाय के भाग है और ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करने का कार्य करते हैं, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे ही आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस अंदर जाता है तो उनको ख़त्म करने का कार्य यही करते हैं। तो मान लो कभी धूल मिट्टी उड़ रही है और हमें छींक आ जाती है,
तो छींक क्यों आती है? मान लो हमारे शरीर में डस्ट धूल के कण चले गए तो उनको बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में छींक आती है, क्योंकि छींक की सहायता से वह धूल के कण बाहर निकल जाते हैं, तो वह इनकी वजह से ही होती है। दूसरा प्रकार देख लेते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट मतलब अकणिका काय। इनमें केंद्रक केवल एक केंद्रक पाया जाता है और यह मोनोसाइट्स व लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं। यह भी हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ओवरऑल अपन देख सकते हैं कि WBC हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम करती है, मतलब हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य करती है। और देख लेते हैं न्यूट्रोफिल्स। इनमें कभी कभी इनकी संख्या के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। न्यूट्रोफिल्स पूरे WBC में सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो मतलब सबसे ज़्यादा इनकी संख्या होती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, WBC में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वह सबसे कम अपने पास बेसोफिल। WBC का दूसरा प्रकार आता है अपने पास एक ग्रेनुलोसाइट्स मतलब अकणिकाकाय, मतलब एक केंद्रक पाया जाता है। ये दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट्स व लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स में अपन देखेंगे कि यह सबसे बड़ा WBC होता है मोनोसाइट्स, मतलब पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा WBC। और वैसे ही लिम्फोसाइट्स सबसे छोटा WBC होता है, सबसे छोटा WBC। तो कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं। और लिम्फोसाइट्स अपन देखेंगे कि दो भाग होते हैं इसके, B and T। तो ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, B and T लिम्फोसाइट्स। और मोनोसाइट्स क्या करता है, मतलब फेगोसाइटिक सेल है, मतलब भक्षक कोशिकाएं हैं जो कोई हमारे शरीर में मान लो कोई बाहरी आक्रमणकारी पैथोजन आ जाएगा तो उनको ख़त्म करने का कार्य करेंगे। तो ये थे अपने पास ओवरऑल WBC, मतलब तो अगले देखते हैं। और अब आता है अपने पास ह्यूमन ब्लड का अगला भाग, प्लेटिलेट्स। इसको बोलते हिंदी में बोलते बिंबाणु या पट्टिकाणु, भी इसी का ही नाम है। और इसका अगला अलग नाम थ्रोम्बोसाइट्स। कभी कभी थ्रोम्बोसाइट लिखा है तो उसको प्लेटिलेट्स ही समझना। तो देखते हैं इसका निर्माण पित्त हस्ती मज्जा के अंदर होता है, मतलब येलो बोन मेरो के अंदर इसका निर्माण होता है। और इनका जीवन काल देख लेते हैं। जीवन काल 8 से 10 दिन तक जिंदा रहती है, वापस इसका नया निर्माण होता रहता है। इसी प्रकार इनका आकार भी अनिश्चित होता है। जैसे WBC का अपन ने देखा इरेगुलर आकार, मतलब कोई आकार फिक्स नहीं होता, बार बार अपना आकार में परिवर्तन करते रहते हैं। और अपन देख लेते हैं कि 1 ml रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 4.5 लाख तक होती है, मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख तक 1 ml ब्लड में यह उपस्थित होती है। और इनका मुख्य कार्य, प्लेटिलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब जब आप जानते होंगे कि जब हमारे मान लो कहीं अपन चलते चलते गिर गए या एक्सीडेंट हो गया तो चोट लग जाती है अपने, लेकिन क्या होता है खून बाहर निकलता है, लेकिन कुछ थोड़े समय बाद में वहाँ पर एक स्कंदन जालीनुमा बन जाते जिसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, और उसकी सहायता से रक्त का बाहर बहना बंद हो जाता है, रुक जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही कार्य करता है प्लेटिलेट्स। और आप एक और बात जानते होंगे कि प्लेटिलेट्स जब अपने डेंगू होता है, डेंगू बीमारी है मच्छर के काटने से होता है, तो उसमें भी प्लेटिलेट्स बहुत ज़्यादा तरीके से प्रभावित होती है, इनकी संख्या धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। तो ये था अपने पास प्लेटिलेट्स, इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाने में। तो अपन देख लेते हैं कि RBC क्या कर रहा था, ऑक्सीजन व CO2 का परिसंचरण। WBC हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा था, और ये रक्त का थक्का जमाने, तो ये ब्लड का मुख्य कार्य है। और देख लेते हैं तीनों का कंपैरिजन कर देते हैं RBC, प्लेटलेट्स व WBC में। 1 ml ब्लड में
आरबीसी की संख्या 1 मिलियन तक होती है। 1 मिलियन मतलब 10 की घात 6 मतलब 10 लाख तक। और प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 4.5 लाख तक मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख तक 1 ml ब्लड में इतनी प्लेटलेट्स उपस्थित होती। और WBC 8 से 10,000। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या आरबीसी की हुई, या मिलियन में 10 लाख में, फिर उसके बाद में प्लेटलेट्स और फिर उसके बाद में WBC। और वैसे ही इनके आकार की बात कर लेते हैं। आकार में अपन देखेंगे कि WBC का सबसे बड़ा आकार होता है और आरबीसी का उससे छोटा होता है, और प्लेटलेट्स उससे और छोटा होता है। तो आकार में और इनकी संख्या में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और देख लेते हैं आरबीसी मतलब एक कोशिका की बात, मतलब एक कोशिका पर 600 आरबीसी उपस्थित होंगी, व 40 प्लेटलेट्स उपस्थित, मतलब ये इनका अनुपात है। आरबीसी 600 उपस्थित होंगी, WBC 1 व प्लेटलेट्स 40, ये इनका अनुपात है। और देख लेते हैं नॉर्मल मतलब सामान्य मनुष्य में कितने WBC आरबीसी प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो WBC मेन मनुष्य में 5000 से 10,000 तक उपस्थित होते हैं 1 ml ब्लड में। वैसे महिला में भी दोनों बराबर होते हैं। बात आती है आरबीसी की संख्या 4.5 मिलियन मतलब 4.5 मिलियन से 45 लाख से 55 लाख तक तो मनुष्य में उपस्थित होते हैं, जबकि महिला में इनकी थोड़ी संख्या कम हो जाती है। 4 से 5 मतलब 40 से 50 लाख तक 1 ml ब्लड में। वैसे ही प्लेटलेट्स भी 1.5 लाख से 1.5 लाख से 4.5 लाख तक उपस्थित होते हैं 1 ml ब्लड में। और वुमेन में महिला में 1.4 से 4 लाख तक 1 ml ब्लड में उपस्थित होते हैं। ये तो अपनी थी प्लेटलेट्स की बात। तो यही अपना, और अपन देखेंगे कि आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स ये क्या है, रक्त का सॉलिड भाग, ठोस भाग है, सॉलिड पार्ट है, और जबकि प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है। तो इनको अपन एक और नाम दे देते हैं, तीनों को मिलाकर अपन फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। तो ये था अपना रक्त का पार्ट। यही आज की कक्षा को अपन यही ख़त्म होते हैं। अगली क्लास में अपन देखेंगे कि रक्त, हमारे शरीर में रक्त का थक्का किस प्रकार से बनता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस प्रकार से होता है, रक्त RH फैक्टर क्या होता है, कौन कौन से प्रकार के ब्लड मनुष्य में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए विद्या दर्शन पाठशाला से। चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक्स।